महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि उन्हें 452 प्रथम वरीयता मत मिले हैं। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से साफ अंतर से राधाकृष्णन की जीत पक्की हो गई है। राधाकृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वो राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लेकिन फिर एक बार सवाल विपक्ष की एकजुटता पर खड़ा हो गया है। क्रॉस वोटिंग ने फिर एक बार विपक्ष की एकजुटता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं सीपी राधाकृष्णन। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्रॉस वोटिंग क्या हुई है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिले हैं। और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर है, जिसका दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार किया जाता है। एक बार आपको आंकड़े बता देती हूं। सीपी राधाकृष्णन 452 मतों से जीते हैं और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और ऐसे में आशंका पूरी यहां पर क्रॉस वोटिंग को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि एनडीए को जो उम्मीद थी उसके हिसाब से वोट ज्यादा मिले हैं और इंडिया अलायंस को जो उम्मीद थी 315 वोटों की, उनमें से 15 वोट कम मिले हैं। तो ऐसे में एकजुटता को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि 788 मतदाता थे, 7 सीटें खाली थी, तो 781 में से कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 15 इनवैलिड वोट डले हैं और 752 वोटों को जो वैध है, मान्य है, वो माना गया है। अब ऐसे में 15 वोट को लेकर क्रॉस वोटिंग की आशंका जो है वो लगातार जाहिर की जा रही है। तो एनडीए प्रत्याशी की जीत ने फिर एक बार विपक्ष को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। सवाल यह खड़ा हो गया कि बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्ष की गुटबाजी को बीजेपी और एनडीए दल के नेता जमकर अब भुनाएंगे। आज महाडिबेट में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या जो है एनडीए की जीत से विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर आ गया, ये बड़ा सवाल, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा चर्चा दूसरे सवाल पर होगी, क्या बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ये अग्नि परीक्षा के तौर पर माना जा रहा था। फिर सवाल नंबर 3 जो आता है वो ये कि विपक्ष की एकजुटता क्या दिखावा है, क्योंकि लगातार कहा तो यही जाता है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन क्या वाकई विपक्ष एकजुट है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। सरमन नगेले जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट होंगे। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे इस जीत पर? क्या जितनी उम्मीद थी एनडीए को उससे ज्यादा वोट मिले हैं? क्रॉस वोटिंग हुई है क्या? सर, क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस इन दिनों पूरे देश में आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ रहे थे। बहुत जिम्मेदार कांग्रेस के गठबंधन के, इंडी गठबंधन के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर करके 15 वोट कांग्रेस के गठबंधन को, इंडी गठबंधन को कम मिले हैं। 315 की उम्मीद थी, जैसा कि आपने रिपोर्ट बताया है, 300 ही मिल पाए। ये क्रॉस वोटिंग इस बात का द्योतक है कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर के एनडीए के गठबंधन की बातों को, विचारों को समर्थन देने वाले जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्वीकारोक्ति प्रदान की है। और देखिए क्या योग बना है पूजा जी, 15वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है और 15 वोट क्रॉस वोट हो गए हैं। 15 वोटों की कमी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में अभी बताया था, जो प्रश्न इर्द गिर्द रहेंगे, बिहार के चुनाव में भी इस बात को लेकर के स्थिति परिलक्षित होगी कि जो गठबंधन है, मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला एनडीए का, वो बहुत मजबूत गठबंधन है। और उसी को लेकर के हम आने वाले समय में भी जिस प्रकार से सफलता आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्राप्त करी है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इस प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। ठीक है सर। अजीत सिंह भदौरिया जी, सर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए 315 वोट को लेकर तो आप लोग दावा कर रहे थे कि 315 वोट तो आएंगे ही, लेकिन 300 वोट मिलते हैं, तो ये क्रॉस वोटिंग तो कहीं ना कहीं हुई है।
एकजुटता को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो दावे क्या खारिज हो गए हैं आज इंडी गठबंधन में? देखिए, मैं इंडी गठबंधन क्या है पूजा जी, आप बताइए ना कि इंडिया गठबंधन है जी। इंडिया से नफरत है क्या आपको? नहीं, मैं तो इंडिया गठबंधन भी बोल दूंगी सर। सुनिए मेरी बात, मैं तो सर इंडिया गठबंधन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके मुंह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बोल दिया इंडिया गठबंधन सर, सर इंडिया गठबंधन बोल दिया सर। अब इसी मुद्दे पर अटक मत जाइएगा, अपनी हार के बारे में थोड़ा जिक्र। सुनिए मेरी बात, जब नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और वो भले ही नारा आगे चल के असफल हो जाता है, क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता बैकफुट पर आ गई है? इंडिया सर, इंडिया गठबंधन की एकजुटता क्या बैकफुट पर आ गई है? अजीत जी, अटक मत जाइए सर, अपनी हार पर बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, बैकफुट आप जिस तरह की बात करेंगी उसका जवाब दूंगा मैं। हाँ, जवाब दीजिए सर। आप लोग इंटरप्रेटेट होके बात मत करिए ना। बताइए सर, इंडिया गठबंधन की एकजुटता बैकफुट पर आ गई है क्या? बात सुनिए, बैकफुट पे आया है एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार। अब आप सुनिए क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इनके सहयोगी दलों ने वोट डालने से इनकार कर दिया था, साथ वोटिंग नहीं की। इतना दबाव नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार ने डाला। और मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा एक अपने जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन, अपने सिसोदिया जी भी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, क्या धनखड़ जी अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं कि नहीं है, कि उससे भी इस्तीफा देके निकल लिए वो धनखड़ साहब? आज ये चुनाव अगर 2025 तक उपराष्ट्रपति था, तो उपराष्ट्रपति का धनखड़ जी का चुनाव 2025 तक के लिए हुआ था, तो आज एक रात में ऐसी स्थिति जो निर्मित हुई, वो देश में तंत्र हावी होने का परिचायक है। लोकतंत्र तो देश में किस तरीके से मेरे यशपाल जी कह रहे हैं आदरणीय कि भाई इंडिया गठबंधन के लोग वोट चोरी। अरे वोट तो चोरी होता है यशपाल जी। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में नहीं देखा आपने? हरियाणा में सरपंच के चुनाव में, पंचायत चुनाव में नहीं देखा आपने? नहीं, इस चुनाव में किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हुआ है क्या अजीत जी? इस चुनाव में भी सांसदों का वोट चोरी हुआ है, आप ये कह रहे हैं? अगर दबाव की राजनीति करके देखिए ना, आपके सामने तो पूजा जी कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस व्यक्ति की बैकबोन हमेशा झुकी रही और उसने थोड़ा बैकबोन सीधी करने की कोशिश की, उसको 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, ये स्थिति है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने आप लोगों की एकजुटता को लेकर जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आप दे नहीं पाए। खैर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मेरे साथ अन्य मेहमान भी है, मैं आती हूँ अजीत जी आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशरफ काजमी कनेक्ट है, एक बार मैं उनसे अपडेट ले लेती हूँ। अशरफ, क्रॉस वोटिंग क्या क्लियर हो पाई है? कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? और ये जो इनवैलिड वोट्स को लेकर जिक्र हो रहा है, 15 इनवैलिड वोटिंग हुई है, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सांसद थे उनकी, या एनडीए गठबंधन के जो सांसद थे उनकी तरफ से? देखिए पूजा, अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है करीब जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, तो इतनी जल्दी ये पता लगाना कि क्रॉस वोटिंग किसने की है और किसके पक्ष में की है, ये बड़ा मुश्किल है। और ये जो 15 इनवैलिड वोट हैं वो किसके हैं, ये कहना अब मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी इस पर पड़ताल की जाएगी, क्योंकि ये सभी जो राजनीतिक दल हैं पीछे नहीं जाएंगे। वो सब लोग जानना चाहेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार को 452 वोट कैसे मिले और वो 15 वोट अवैध कैसे हो गए और किनके हो गए, जबकि इतनी बड़ी कवायद की गई कि लगातार एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ट्रेनिंग दी गई सांसदों को, और उसके बाद भी 15 वोट इनवैलिड हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या एक ये साजिश के तहत किया गया, गलती से किया गया, कौन लोग, किसने किया, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो बहुत साफ है कि हाँ। अशरफ, एक सवाल पूछ रही हूँ, बीजेपी प्लस को या एनडीए को कितने की उम्मीद थी कि कितने वोट हमारे पाले में आ सकते हैं, और उम्मीद से ज्यादा कितने वोट मिले? देखिए, जो एनडीए के लोग थे वो लगातार बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वोट आएंगे करीब 400 सवा 400 के आसपास आएंगे। तो वो जो जीत का अंतर लेके चल रहे थे वो 100 सवा 100 के आसपास की बात कर रहे थे कि इतने होंगे। लेकिन अब जो ये चुनाव परिणाम आए हैं, ये 150 से ज्यादा मत हैं जो जीत और हार का अंतर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि एनडीए को भी दूसरे दलों ने वोट किया है, जिसे हम क्रॉस वोटिंग कहते हैं। लेकिन पूजा, एक चीज इसमें समझने वाली बात है
कि यहाँ पे विप नहीं होती। तो सांसद जो है वो किसी को भी दे सकते हैं, वो बंधे हुए नहीं है किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से, वो अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि वोट ज्यादा हुए हैं। राकेश गोयल जी, आपसे समझेंगे सर, जैसा कि देखिए अशरफ भी कह रहे हैं कि विप तो जारी हो नहीं सकती है और पार्टी सिंबल पर तो कोई ये चुनाव लड़ा नहीं जाता है, तो सांसद जिनका जो मन करे उनको वोट करते हैं। हालांकि आप सुन रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी वोटिंग दबाव से हुई है, दबाव डाला गया। देखिए पूजा जी, जब हार हो जाती है किसी भी दल की, किसी भी विचारधारा की, तो इस तरीके से अनर्गल बातें सामने आती हैं। जबकि ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, और सीपी राधाकृष्णन जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए जैसे कि हम बात करेंगे क्रॉस वोटिंग की, आज शशि थरूर जी की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मिली, तो उससे लग रहा था कि ये या पूजा पाल का जो इशू है, तो उन लोगों ने कहाँ वोट किया होगा। जाहिर सी बात है उन्होंने क्रॉस वोटिंग ही की होगी। मैं किसी का ये नहीं कहता करा ही होगा, पर मुझे जहां तक लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, उनकी विचारधारा, जिस तरीके से झुकाव उनका एनडीए की तरफ दिख रहा था, तो काफी लोग ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। उसके अलावा कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने वोटिंग करने से, अकाली दल थे, चाहे बीआरएस थे या बीजेडी थे, उन्होंने वोटिंग नहीं करी, तो उसका भी जो नुकसान है वो इंडी गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को मिला। अब इंडिया करने से कुछ नहीं होता। देखिए अगर राहुल गांधी जी का, मैं अगर नहीं होता है मैं बताता हूँ फर्क क्या है। देखिए राहुल गांधी जी का, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। आप अपनी बारी, आप सुनने की क्षमता नहीं है। आप ना देश की जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, ना किसी की विचारधारा से आप सुनिए मेरी बात। अरे राहुल गांधी जी का नाम इंडिया रख देंगे तो देवराज थोड़ी बन जाएंगे वो। तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन रख दिया, डॉट 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 करके इंडिया में आपने इस तरीके से उसका नाम रख दिया, तो क्या इंडिया आपके साथ हो गया? इस तरीके नाम का दुरुपयोग आप कर रहे हैं शुरू से। चाहे राहुल गांधी ने गांधी लगा दिया, तो दुरुपयोग तो हमेशा देख ही रही देश की जनता। इस तरीके आप नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक एक करके प्लीज, नहीं इस तरीके से नहीं सर, ऐसे इनको भारतीय नहीं, ये क्या है? एक एक करके आपके साथ नहीं, राजनीतिक विश्लेषण है। इंडिया में हमको नहीं समझ में आता। आपके साथ नहीं। जब नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया करता है तब ये लोग प्लीज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब नहीं इंडिया के बीच में डॉट नहीं डालते, वो 5 डॉट नहीं लगा देते इंडिया के बीच में। ठीक है, मैं लौट रही हूं बात समझ में। इनको पट्टा डाल दिया करो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को। भदौरिया उसको भी जी, गलत बात है। ये गलत बात है। भदौरिया जी गलत बात है। भदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपकी विचारधारा से इधर ऊपर बात कर दी, नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा हार सर। को नहीं बचा पा रहे। प्लीज राकेश जी रुकिए, मैं सरमन अगेले सर को स्क्रीन पर लाना चाहूंगी। प्लीज सरमन सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। सरमन सर, आप देखिए लगातार एक बात का जिक्र हो रहा था कि बिहार चुनाव से पहले ये अग्नि परीक्षा है, इसमें तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि जो उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव हुआ, जो आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है, क्या वाकई इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जो एक जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या उपचुनाव हो, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है और जिसका उम्मीदवार जीतता है उनका टेम्पो हाई रहता है, उनका मनोबल बड़ा रहता है और पराजित व्यक्ति का थोड़ा निराशा का भाव रहता है। और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मैसेज भी जाता है। और जहां तक उपराष्ट्रपति पद के भरने की जब निर्वाचन की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की थी 7 अगस्त को, तब से तय हो गया था कि सत्ताधारी दल यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो इस चुनाव में दिख भी गया है। इसमें कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी या शरद पवार जी, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए हैं। राहुल गांधी जी बिहार चुनाव में लगे रहे हैं, वो अपनी वोट चोर अधिकार यात्रा में व्यस्त रहे हैं। वो जैसा कि प्रयास करना चाहिए था, सिर्फ सीपी कृष्ण जो न्यायाधीश थे, जो चुनाव में आए हैं पूर्व न्यायाधीश, उनको सिर्फ उम्मीदवारी के रूप में छोड़ दिया कि वो पूर्व न्यायाधीश है और उनको वोट मिल जाएंगे। ऐसा हो नहीं पाया।
जबकि राजनाथ सिंह जी ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंदर अंदर काम किया, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा, तो जो एनडीए का जो उम्मीदवार थे माननीय सीपी जी, उनके लिए पूरा दल लगा रहा और एनडीए लगा रहा। यहां से कोई बात ही नहीं की, आपने बीजू पटनायक जनता दल से बात नहीं की, आपने चंद्रशेखर राव से बात नहीं की, आपने किसी से बात नहीं की। हाँ। यदि बात की होती तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में कुछ ना कुछ तो यानी सरमन सर, आपको लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से होमवर्क थोड़ा कम किया गया, उतनी कोशिश नहीं की गई कि सांसदों के साथ जाकर 1-to-1 बात करें? आपको लग रहा है ऐसा नहीं हुआ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और आपकी बात से सहमत हूं। जो एनडीए है, एनडीए की तुलना में जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस या बाकी दलों से मिलकर बना हुआ है, उन्होंने उतने एफर्ट नहीं लगाए, उतनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जितना कि बीजेपी या उनके सहयोगियों ने बनाई थी, और उसका परिणाम भी देखने में आया। देखिए, एक चीज और है, उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। इससे पूरे देश में मैसेज जाता है, पूरा लोकसभा और राज्यसभा के लोग मतदान करते हैं और राज्यसभा के वो मुख्य होते हैं, और वहां पर सरकार के लिए बहुत सारे अवसर आते हैं कि सरकार को बचाना है, सरकार को कटघरे से बचाना है, जब हाउस में चर्चा होती है उससे आपको बचाना है, फिर कभी कभी डिवीजन की मांग हो जाती है तो तब भी आपको बचाना है। नहीं है, जब अनुदानों की मांगें पारित होती हैं और डिवीजन की मांग आ जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो चेयर पर रहते हैं वो ही सरकार को बचाने में मदद कर पाते हैं, अन्यथा कई वक्त सरकारें गिर जाती है। लेकिन वो भी जब कोई वित्तीय मामलों पर डिवीजन की मांग होती है तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये पद। अब इसमें कहां इनसे चूक हो गई है, क्यों उतना समय नहीं निकाल पाए, बिहार में लगे रहे, इसलिए परिणाम आपके सामने। ठीक है सर। धनंजय प्रताप सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनंजय सर, अब ये बताइए, क्योंकि हम लगातार वो ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है उनको कितने सांसदों का समर्थन था। अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो 437 का वो आंकड़ा आता है और इंडिया गठबंधन को वो आता है आंकड़ा 318 कुछ का। लेकिन इंडिया गठबंधन को मिलते हैं 300 वोट और इधर जो इनके उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन के, इनको मिल जाते हैं 452 वोट। तो ये इतना बड़ा जो फासला है, ये क्रॉस वोटिंग का है या ये जो 15 इनवैलिड वोट्स हैं, आपको लग रहा है कि ये इनवैलिड वोट्स इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं सारे के सारे? पूजा, देखो 437 वोट तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को मिलना ही था, और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी जी, जो बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, कुछ नाराज सांसदों को, कुछ विपक्ष के सांसदों को अपने फेवर में वोट देने के लिए, वो बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रही और उसको अपनी उम्मीद से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतिपक्षी गठबंधन है INDIA, उसको भी मालूम था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में बहुत ज्यादा वो हाथ पैर मारेंगे तो भी कोई परिणाम बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उनने बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कोई फाइट दे पाए, चुनौती दे पाए। जैसा पहले एक बहुत संदेह जता रहे थे लोग कि साहब ये दक्षिण के दोनों कैंडिडेट दक्षिण के हैं, तो चंद्रा बाबू और बाकी दक्षिण की पार्टियां जो है, करुणानिधि की पार्टियां कुछ आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन देखिए, एनडीए की जो रणनीति थी उसमें उसने अपने पूरे सहयोगियों को, चाहे दक्षिण के हों चाहे बाकी हों, उसको उसने इस चुनाव में एकजुट रखा। और इस चुनाव को एकजुट रखते हुए उसने बिहार इलेक्शन के लिए भी संदेश दे दिया कि हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ ही चुनाव लड़ेंगे बिहार में। ठीक है, ठीक है। यशपाल जी, तो ये जो जीत हुई है, हालांकि आप सुन रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, अजीत सिंह भदौरिया जी, वो ये कह रहे हैं कि ये भी वोट चोरी से ही जोड़ रहे हैं, इसको भी कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भी दबाव में ही वोट हुआ है। तो ऐसा क्या दबाव बनाया, बता दीजिए जरा इनको भी। नहीं पूजा जी, कोई दबाव नहीं है। जब दिल की और मन की आवाज से और वोट की जब अपील की जाती है, और यहाँ पर डिबेट में धनंजय जी विराजित हैं, सरवन जी विराजित हैं, राजनीतिक विश्लेषक श्री राकेश गोयल जी विराजित हैं। हम दोनों तो राजनीतिक पार्टी से प्रतिनिधित्व करते हैं, भदौरिया जी और मैं स्वयं। लेकिन देखिए पूजा जी, मैंने भी 1-2 दिन से देखा, 8 सेवानिवृत्त जजों ने एक पत्र आम जनता के नाम जारी किया, सोशल मीडिया पर आया है, और उसमें उन्होंने ये आपत्ति करी इस बात की, उनको तकलीफ और दर्द रहा है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है। बिहार के लालू यादव जी के पास वोट मांगने के लिए एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार रेड्डी जी जाते हैं,
वे मतदाता नहीं है, वे अपराधी के रूप में जमानत लेकर के बाहर आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं पूजा जी, ये 8 जजों ने जो पत्र प्रेषित किया था हिंदुस्तान की जनता के आवाम के नाम, अब कांग्रेस इन पर तो विचार करती नहीं है। और भदौरिया जी को इस बात की तकलीफ हो रही है और राकेश जी के बारे में कुछ तो भी बयान दे रहे, पट्टे डालने के और ये डालने के। ये ठीक प्रतिक्रिया नहीं है पूजा जी। आप भी और राकेश जी दोनों राजनीतिक लोग थोड़े ही है क्या? अब आपने एनडीए गठबंधन कह दिया तो क्या दिक्कत पड़ गई, इंडिया गठबंधन कह देगा तो क्या दिक्कत पड़ जाएगी? आज सवाल इस बात का है कि 15 वोट जो क्रॉस हुए हैं, 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 वोट कांग्रेस को कम मिले, कांग्रेस इनका मंथन करे। और धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है, नगेला जी ने अच्छी बात की है कि कांग्रेस को जिस रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ना था, हम तो पूछना चाहते थे कि एक आध हफ्ते पहले राहुल गांधी जी कहां विदेश में चले गए? इधर सर पर चुनाव है और इधर आपके नेता तो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। कुल मिलाकर के मोदी जी ने जो चुनाव की रणनीति को हाथ में लिया और सांसदों के दल की बैठक में जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति में बैठ करके ये संदेश दिया है, चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है यशपाल जी। अजीत जी क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो चूक रही है, होमवर्क में कुछ ना कुछ कमी हुई है, या चुनाव को हल्के में ले लिया, मतलब या जानते ही थे कि जीत तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की होगी? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए दर्शकों को। देखिए पूजा जी, आंकड़े बिल्कुल साफ थे। जो सत्तारूढ़ दल है उसके पक्ष में निर्णय आना था। हाँ। आत्मा की आवाज थी, आत्मा की आवाज का। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि 8-8 जजों ने जब ये पत्र जारी किया, तो मेरे मित्र जरा उन पूर्व 3-3 चुनाव आयुक्तों के इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, सुना होगा। उनने भी क्या कहा वर्तमान चुनाव आयोग के बारे में, कि किस तरीके से वो सत्तारूढ़ दल की और सरकार की गोदी में बैठ के वोट चोरी करा रहा है, मैनिपुलेशन करा रहा है चुनाव को। ये तो हकीकत चीज है। आप अगर इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूसरे चुनाव की तुलना करेंगे तो ये तुलना नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता के द्वारा होने जा रहा है। और बिहार का जनमानस अपने आप में बहुत अवेयर है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बाहर किया था, परंतु दबाव डाल के नीतीश कुमार जी के साथ गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ गई। ये आप लोग कितने भी एक मिनट बात सुनिए। हाँ बोलिए। आप लोग कितना भी आत्ममुग्ध हो लीजिए, परंतु ये तय है कि अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लेंगे तो कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए नकारा है जनता ने। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दबाव में खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई हैं। ये राकेश सर के पास जाऊंगी। राकेश सर जरा बताइए कि जब जनता चुनाव वोटिंग करती है, जिस चुनाव में उनको वोट चोरी कह देते हैं, सांसद वोटिंग करते हैं तो उनको दबाव प्रेशर कह देते हैं, अपने सांसदों से अगर बात नहीं कर पाए उस पर चर्चा नहीं करते हैं और फिर कह देते हैं कि ये तो दबाव है, ये तो वोट चोरी हुई है, कैसे समझे? राकेश जी इंडी मत कह देना, नाराज हो जाएंगे भदौरिया जी। इंडी मत बोल देना, नाराज हो जाएंगे भदौरिया जी। नहीं तो कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन, वैसे ये चुनाव जो था ये इंडिया गठबंधन का विजय से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। ये विपक्ष की तरफ से उन्होंने जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी कहा था विपक्ष का उम्मीदवार हूं मैं, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं हूं। पहली और दूसरी, अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करते हैं या कांग्रेस के इस फेलियर की बात करते हैं, तो बिहार में कांग्रेस का पहले भी कोई बहुत ज्यादा हमने देखा कोई वजूद रहा नहीं, कितने ज्यादा वहां उनके विधायक जीते नहीं। उसके बाद भी सिर्फ ये दूसरे कंधे बैठ के, सिर्फ आरजेडी के कंधे बैठ के हम शायद सत्ता में आ जाएंगे, ये कोशिश करना जरूरी है, पर वो कोशिश प्रयास जो है सीरियस होना चाहिए। और इस तरीके पार्ट टाइम नेतागिरी जैसे राहुल गांधी जी करते हैं, उससे ये नहीं होने वाला कि 9 to 5 आप सिर्फ निकलेंगे और आप सोचेंगे मैं इलेक्शन जीत लूंगा, लोगों का विचारधारा को बदल दूंगा। देखिए बिहार जो है वो राष्ट्रवादी जो वहां पे जो लोग हैं, विचारधारा है, वो अभी अपने चरम पे है। और जिस तरीके से कुछ राज्यों में बिहार का अपमान हुआ है, वो उसको न्याय देने का जो काम कर रही है एनडीए जो है उसको काम कर रही है। और इसमें मैं आपको और बता दूं, चिराग पासवान भी अपने आप में एक बड़ा उभरते हुए वहां नेता है और वहां एक अच्छी बड़ी जीत की तरफ वो ले जा रहे हैं। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। हंसने की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, राकेश जी का भी कमेंट सुन लेते हैं। अब आप देख लीजिए राकेश जी के, अब आप राकेश जी के बारे में जो मैंने कहा था
इनके वक्तव्यों को आप नहीं नहीं, रिमाइंड आपकी करके विचारधारा से आप अलग अपना जो भी विचार बोलेगा, बताइए ना, वो मेरा आप अपना करेंगे, विचार है। आप कहती है कांग्रेस पार्टी। पूजा जी, आप पूजा कितनी जी सीट शुरू ले कर आए? रहे थे। मध्य प्रदेश में कितनी सीट ले आए आप? मेरे पास समय इतना ही था, माफी के साथ सबको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश को मिल चुका है नया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 452 मतों से जीत उन्होंने हासिल की है। हालांकि क्रॉस वोटिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आशंका जाहिर की जा रही है। थोड़ा सा समय और लगेगा, क्लियर हो जाएगा क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है और ये जो इनवैलिड वोट्स हैं ये किस किस की तरफ से डाले गए, क्या मंशा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए वहां डिबेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।